लाइट की दिक्कत थी काफी देर तक, अभी जस्ट लाइट आई है, तुरंत काफी देर बाद आज लाइट अभी आई है, क्योंकि इन्वर्टर पर बहुत देर से तक नहीं चल सकती। तो मनोरमा जी, अजीत जी, राजू सिंह, मधु मिश्रा, विनेश शुक्ला जी, सभी का स्वागत है। आवाज आ रही कि नहीं बेटा? सभी बताएंगे आवाज क्लियर है, पिक्चर क्वालिटी क्लियर है, रिकॉर्डिंग ऑन कर चुका हूं। बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का। चलिए शुरुआत करता हूं। गुड इवनिंग छाया जी, गुड इवनिंग। तो देखो भैया, टेस्ट पेपर आज नहीं आ पाया, बना रहा है, वो बीमार है, काफी दिनों से बीमार है लड़का जो टाइप करता है। तो कल दबाव दिए तो आज थोड़ा बहुत कर पाया है, लेकिन फिर भी भेज नहीं पाया। तो हो सकता है कि आज रात वात या कल सुबह दे दे टेस्ट पेपर पाषाण काल का, ताम्र पाषाण काल का। तो कल हम पहले ही आपको बता देंगे कि आज अभ्यास प्रश्न रहेगा, जब हमारे पास आ जाएगा बन के। उसके इंतजार में भी थोड़ा देर हुआ, और लाइट की इशू, तो क्योंकि ऑनलाइन क्लास में बेटा नेटवर्क और लाइट बड़ा मायने रखता है, ये दोनों रहना चाहिए। जी संजय जी, बहुत बहुत धन्यवाद। तो नेटवर्क और लाइट आवश्यक है, क्योंकि इन्वर्टर से भी बहुत देर तक ये बोर्ड नहीं चल सकता। ये बोर्ड बहुत ज्यादा लाइट खींचता है बेटा, क्योंकि ये स्टूडियो जो होता है इसमें लाइटिंग ढेर सारी चाहिए, और इसके लिए भी चाहिए, ठीक है, तो टाइम लगता है। तो सभी बच्चे ध्यान से सुनिए, आज हम सिंधु काल की शुरुआत कर देंगे। सिंधु सभ्यता के बारे में हम आज यहां से जान लेंगे, बेसिक जानकारी, और जिससे आप सभी सैंधव सरस्वती सभ्यता, जो इसके प्री सैंधव काल हैं, उनका समय 3500 से शुरू होकर लगभग, और हड़प्पा उत्तर काल को अगर लेके चलें तो इन दोनों का जो समय मिला लिया जाए तो काफी लंबा चलता है ना बेटा। तो 1300 के आसपास चलता है। तो ताम्रपाषाण काल की अवस्था को अगर प्रारंभिक रूप से इसमें हटा दें तो 3200 के आसपास इसे लेके चलते हैं। 3200 से लेकर 1300 बीसी तक इसके पूरे अवशेष मिलते हैं, क्योंकि इसके 3 चरण हैं। सिंधु सरस्वती सभ्यता 2 नदी घाटियों में डेवलप हुई है, और इसके 3 चरण हैं, इसलिए इसका अलग अलग समय निर्धारित होता है। तो सामान्यतः इसके 3 जो चरण हैं, ध्यान से देखिए, प्रारंभिक, सैंधव, परिपक्व सैंधव, और उत्तर सैंधव या उत्तर हड़प्पा, क्योंकि इसका पहला स्थल, सब में हड़प्पा लगा लो, सभी में हड़प्पा लगा लो, क्योंकि इसका खोजा गया पहला नगर हड़प्पा है, तो इसके नाम में यही चीज लिया जाता है। तो 3200 से लगभग 2600 बीसी के आसपास ये समय माना जाता है इसका प्रारंभिक सैंधव, और फिर 2600 से 1900 तक, 2600 से 1900 बीसी तक इसका परिपक्व, माने जिसमें पूर्ण नगरीकरण के अवशेष मिलते हैं, 6 महानगरों का विकास होता है, ये ध्यान रखिएगा। और इसके बाद इसके पतन की अवस्था है 1900 से 1300 बीसी तक, जो ध्यान रखिएगा ये कहीं ना कहीं यही से मैच करता नजर आता है ना, ऋग्वैदिक काल। बीबी लाल ने ऋग्वैदिक अवस्था से कई स्थलों के उत्तर वैदिक काल को ऋग्वैदिक अवस्था से जोड़ा है। तो ये आपको बेसिकली समझना होगा, ठीक है। तो ध्यान से समझिए भाई। तो आज जो आपको लेके देखिए, दोनों अलग अलग पढ़ाऊंगा। जैसे आपको बताऊं, जो आपने बार बार पूछा,
सनौली जो बागपत वाला है बेटा, मनीता राणा जी स्वागत है, आरती पटेल जी आपका भी स्वागत है। जो सनौली है उत्तर हड़प्पा स्थल है। उत्तर प्रदेश के जैसे आलमगीरपुर, मेरठ वाला, सनौली हुआ, ऐसे मुजफ्फरपुर के मांडी वगैरह, ये सब ऐसे नाम हैं जो उत्तर हड़प्पा का संकेत करते हैं। ये आपको समझना होगा। आज हम टारगेट करने चल रहे हैं प्रारंभिक सैंधव स्थल, है ना, प्रारंभिक सैंधव स्थल या पूर्व हड़प्पा काल। प्रारंभिक सैंधव स्थल कह लो या पूर्व हड़प्पा। और ये जितने भी पूर्व हड़प्पा स्थल हैं ये ताम्रपाषाणिक अवस्था के स्थल हैं। अधिकांशतः कौन से स्थल हैं? ताम्रपाषाणिक अवस्था के स्थल हैं। तो इसमें कुछ आज के पाकिस्तान में है और कुछ वर्तमान भारत में है। तो हम दोनों को चार्ट में समझते हैं बेटा, ध्यान से देखिएगा। दोनों को हम चार्ट के माध्यम से आपको जोड़ेंगे जिससे आप आसानी से इसे समझ सकते हैं। तो आइए हम बात आपसे करते हैं प्राक सैंधव या सरस्वती सैंधव स्थल। पहली चीज तो इसके नामकरण को ही ले लेते हैं यार। इसका नाम क्यों पड़ा, इसका नाम सैंधव क्यों पड़ा, पहले इसको ले लेते हैं, फिर प्राक सैंधव में हम चलेंगे, ठीक ना। इसको इस नाम से किस लिए जाना जाता है आपको ये समझना होगा। इस सभ्यता के बारे में सबसे पहली जानकारी किसने दी ये भी मैं आपको बताऊंगा। इसे तृतीय कांस्य युगीन सभ्यता भी कहा जाता है। सैंधव सभ्यता पहले आ जाइए। इसका नामकरण जैसा कि सबसे पॉपुलर नाम वर्तमान में सरस्वती सैंधव सभ्यता कहा जाता, क्योंकि इसके प्रारंभिक स्थल देखिए ध्यान से। आइए एक मैप से लेते हैं। सरस्वती सैंधव सभ्यता। तो नामकरण क्या है? कहते हैं कि इसका प्रारंभिक चरण कहां मिलता, इसका जो प्रारंभिक चरण है, प्रारंभिक चरण कहां दिखता है? सरस्वती की सहायक घग्गर हाकरा संस्कृति, हाकरा नदी क्षेत्र, इसकी प्रारंभिक अवस्था मिलती है। और इसका विस्तार सैंधव क्षेत्र में मिलता है। सैंधव क्षेत्र में मिलता है ना। सिंधु नदी के इलाके में इसका विस्तार दिखता है, जहां पर आपको हड़प्पा के बाद विशेषकर जो मोहनजोदड़ो है, मोहनजोदड़ो से सटा हुआ चाहुंदड़ो है और उसके आसपास का इलाका है वो मान लेते हैं। ताम्रपाषाण से जोड़ सकते हैं बेटा। अवनीश शुक्ला जी प्रारंभिक सैंधव ताम्रपाषाण काल से जोड़ सकते हैं, है ना। तो देखिए ये जो हमारी पुरानी सरस्वती सभ्यता का इलाका है, यहीं पर इस सभ्यता का उदय हुआ और इसका विस्तार यहां दिखाई देता है। लेकिन वर्तमान समय में इसके जो है प्रारंभिक स्थल बलूचिस्तान से लेकर सिंध और राजस्थान
तक के क्षेत्रों में इसका छात्र दिखाई देता। ठीक है भाई। ठीक है दोस्तों, कुछ बच्चे लिख रहे हैं, कमेंट्स कर रहे हैं, उनके पास लग रहा है लिंक नहीं पहुंची है, परेशान। ध्यान से देखिए बेटा, तो अब प्रारंभिक चरण मात्र सरस्वती की सहायक नदी में न होकर इसके कई जगहों पर हैं फिलहाल, क्योंकि इसके स्थल पुरानी सरस्वती नदी और आधुनिक सिंधु नगरों में प्राप्त हुआ है, इसलिए इसका है नामकरण। ठीक है दोस्तों, ध्यान रखिए, ये चीजें आपको समझना होगा। तो अभिनेश आप समझ गए बेटा? आप समझ गए या नहीं, ये बताइए। अब इसे अलग अलग विद्वानों ने अलग अलग नामों से संबोधित कहा। इसको सबसे पहले किसने सिंधु सभ्यता कहा? आइए, ठीक है। तो इसका प्रारंभिक नाम इसीलिए सरस्वती और सिंधु सभ्यता कहा जा रहा है। कहते हैं कि आजादी के बाद इसके लगभग 1200 स्थल खोजे गए हैं जो इन्हीं नदियों के किनारे मिले। आजादी के पश्चात सर्वाधिक स्थल इसी नदी घाटी में खोजे गए, है ना। और विशेषकर गुजरात में सर्वाधिक सिंधु स्थलों की पहचान हुई। सर्वाधिक सिंधु स्थलों की पहचान हुई है ना। तो ये आप ध्यान रखिए, थोड़ा बेसिक जानकारी है जो मैं आपको देने का प्रयास करूं। चलिए ध्यान से समझिए, ये बेसिक जानकारी आपको हो गई। अब इसका नामकरण किस लिए है? इस सिंधु सभ्यता को कई अन्य नामों से भी जाना जाता। पिछले में क्या दिया, ये देखिए, हड़प्पा भी कहा गया, और इसी को भारत में कांस्य युगीन सभ्यता भी कहते हैं। कांस्य युगीन भी कहते हैं, क्योंकि कांसे का प्रयोग सर्वप्रथम इसी में दिखाई देता। तो भारत की प्रथम, है ना, विश्व की, ये देखो, विश्व की तृतीय कांस्य युगीन सभ्यता, भारत की पहली और विश्व की तृतीय सिंधु सभ्यता को माना जाता, क्योंकि इससे पहले मेसोपोटामिया एवं मिस्र की सभ्यताएं भी कांस्युगीन है। सभ्यताएं भी कांस्युगीन है।
तो ये ध्यान रखिए, इनसे पहले दो सभ्यता ऐसी हैं जो कांस्ययुगीन हैं, ये तीसरे नंबर पे आती है। हालांकि नगरीकरण में ये इनसे भी ज्यादा अच्छी नगरीकृत है, बट कांस्ययुगीन ये भी है। अब आइए सभ्यता के अन्य नामों की तरफ बढ़ते हैं। ये सरस्वती नदी घाटी वर्तमान में सरस्वती नदी तो नहीं है, लेकिन इनकी सहायक जो घग्गर हकरा नदी है वो आज भी है। तो इसमें बहुत ढेर सारे स्थल खोजे गए हैं, इसलिए वर्तमान नाम इसका सरस्वती सिंधु सभ्यता कहा जाता है। तो अब आइए, विभिन्न विद्वानों ने इस सभ्यता को किस नाम से और किस किताब में सिंधु सभ्यता की जानकारी प्राप्त हुई है। आइए, सैंधव सभ्यता की जानकारी के प्रमुख स्रोत। अब हम प्रमुख स्रोत की बात करें तो नो डाउट यहां से प्राप्त सर्वाधिक पुरातात्विक स्रोत हैं। पुरातात्विक स्रोत, हाँ, सर्वाधिक महत्वपूर्ण है। तो इन्हीं पुरातत्वों के आधार पर कई विद्वानों ने अपनी पुस्तकों की रचना की है। तो सिंधु सभ्यता से संबंधित प्रमुख पुस्तकें या प्रमुख लेखक, आइए इसी पुरातत्व को आधार बनाकर प्रमुख बुक्स लिखी गई हैं एवं लेखक। कौन सी किताब इस पर लिखी गई और किस राइटर के द्वारा। आइए, सबसे पहले किताब आती है इलस्ट्रेटेड लंदन न्यूज। ये किताब का रूप ले लेती है आगे चल के। पहले तो एक शोध पत्र प्रकाशित हुआ, शोध पत्र सिंधु सभ्यता के बारे में, सिंधव सभ्यता से संबंधित प्रथम लेख या शोध पत्र। आइए, किसने प्रकाशित किया था, तो मार्शल महोदय ने इलस्ट्रेटेड लंदन न्यूज 1924 में प्रकाशित किया। किसने, जॉन मार्शल द्वारा। जॉन मार्शल ने इस नाम से एक लेख प्रकाशित किया था लंदन न्यूज नामक पत्रिका में, है ना। और जहां इसे, इसी लेख में इसे सिंधु सभ्यता कहा, सिंधु सभ्यता कहा। तो सर्वप्रथम सिंधु सभ्यता नाम किसने दिया है, प्रश्न पूछता है, तो आपको जॉन मार्शल कहना होगा। और ध्यान से सुनिए, इन्हीं जॉन मार्शल ने इसी आधार पर इन्होंने किताब लिखी थी, बुक्स। बुक का नाम क्या है इनके, ये तो लेख था, ये जो आपने पढ़ा ये लेख है, इनकी बुक का क्या नाम है, देखिए ध्यान से पढ़िएगा। हाँ, मोहनजोदारो एंड द इंडस सिविलाइजेशन। मोहनजोदारो, फिल्म भी बनी है इस पर, जोदारो एंड इंडस सिविलाइजेशन। ये किताब 1931 में प्रकाशित हुई थी। तो ये बुक लिखी है जॉन मार्शल साहब ने, और ये इसी पर आधारित एक बड़ी बुक हो जाती। ठीक है भैया,
चलो आज क्या कहीं कोई प्रॉब्लम होगी, नेटवर्क इशू भी हो सकता है बेटा, पढ़ते रहिए। गीता मौर्य, अजीत, नगमा, मनीता, रिमझिम, सभी का स्वागत है। तो ये किसने मेरे पास मैसेज किया था अभी कि क्लास नहीं चल रही, जबकि क्लास बेटा कब से शुरू है? सानिया बानू, वीर बहादुर, मनु पटेल, सभी का स्वागत है भैया जो बाद में जुड़े हैं। थोड़ा आज क्लास विलंब है तो बहुत देर चलेगी नहीं, ठीक है? तो चलिए फिलहाल जितना चलेगी इसमें हम काफी आपको समझा देंगे। आइए, अब ये सबसे बड़ा मामला यहीं से बनता है, प्रश्न बनता है। अब इसके बाद मार्टिमल व्हीलर ने भी किताब लिखी थी बेटा, सिविलाइजेशन ऑफ द इंडस वैली एंड बियॉन्ड। सिविलाइजेशन, civilizations of the Indus Valley and beyond, है ना? एंड बियॉन्ड, ये किताब लिखी थी मार्टिमल व्हीलर ने। मार्टिमल व्हीलर, इसमें भी इसके बारे में आया है, सिंधु सभ्यता का। इन्होंने भी सिंधु सभ्यता ही नाम दिया, इन्होंने भी सिंधु सभ्यता का। किसने? इस पुस्तक में। आइए, एम.आर. मुगल ने किताब लिखी थी बेटा, अर्ली हड़प्पा कल्चर। अर्ली हड़प्पा कल्चर, ये किताब अलग है। अर्ली हड़प्पा कल्चर, ये किताब लिखी रफीक मुगल ने, एम.आर. मुगल, मोहम्मद रफीक मुगल, एम.आर. मुगल ने इस सभ्यता को बृहत्तर सिंधु घाटी सभ्यता कहा। इसमें नामकरण क्या दिया? बृहत्तर सिंधु घाटी सभ्यता, क्योंकि इसका विस्तार लगभग 13 लाख वर्ग किलोमीटर क्षेत्र में है, इसलिए इसको इस नाम से भी जाना गया। आइए, एक और प्रथम नगरी क्रांति के नाम से इसे जाना गया। सिंधु सभ्यता को प्रथम नगरीकरण का भी नाम दिया गया। तो किसने दिया? सिंधु सभ्यता को प्रथम नगरीकरण भी कहा गया। प्रथम नगरीकरण या भारत की प्रथम नगरीय सभ्यता भी इसे मानते हैं। अगर प्रश्न पूछा जाए भारत की प्रथम नगरीय सभ्यता, तो इसी सभ्यता को कहते हैं सिंधु सभ्यता को। तो यह नाम, यह किसने कहा? तो ध्यान रखिए, ये कहा गया गार्डन चाइल्ड द्वारा, द अर्बन रिवॉल्यूशन, है ना? एक किताब है, बुक्स, है ना? अर्बन रिवॉल्यूशन, अर्बन रिवॉल्यूशन, है ना? ये है, और ये किताब है किसकी? गार्डन चाइल्ड की, गार्डन चाइल्ड। तो इन सभी ने इसको प्रथम नगरी सभ्यता के नाम से भी संबोधित किया, क्योंकि भारत में इससे पहले प्रॉपर नगर नहीं थे, है ना? प्रॉपर नगर नहीं थे। कहता हूं बेटा, लाइट और नेटवर्क दोनों इश्यू है, तो इसीलिए जितना पढ़ पाइए पढ़ते हैं। ठीक है भाई? अब आइए, नोट पॉइंट लिख दीजिए। सिंधु सभ्यता की वर्तमान स्थिति, कहां कितने नगर? आइए, 3 देश हैं,
इसके दायरे में, हालांकि कहने का मतलब ही तो एक ही देश है, लेकिन अब क्या कहा जाए, समय के साथ बंट गया है परिवार का बंटवारा। आइए, वर्तमान स्थिति में लगभग 917 स्थल भारत में, पाकिस्तान में 481 स्थल। अब ये बढ़ भी सकते हैं, घटेंगे तो नहीं, दिन रात खोज हो रही है। और 2 स्थल अफगानिस्तान। 2 स्थल छोटे हैं तो इनके नाम इसी जगह लिख देते हैं, सुरतुघुई और कौन सा है, हाँ? मुंडीगाक। सुरतुघुई एवं मुंडीगाक, ये 2 ऐसे स्थल हैं जो आज के अफगानिस्तान में है। वो भी ध्यान रखना, वो भी कहाँ है, हिंदुकुश के पार, हिंदुकुश के पार। तो ये वर्तमान स्थिति है, ये निश्चित और बढ़ सकते हैं, ये आपको ध्यान रखना है ना। तो अब ये स्थलों की बात आ गई, तो आइए इसका एरिया भी इसी जगह क्लियर कर देते हैं, एरिया, फिर इनका समय निर्धारित करेंगे। आइए सीमांकन कर देते हैं, बॉर्डर सीमांकन, सीमांकन कर देते हैं, सीमांकन एवं एरिया या क्षेत्रफल, तो ये सब लगभग में आएगा, रियल मत समझ लेना। आइए सीमांकन में 4 दिशाएं निर्धारित करिए, नॉर्थ, साउथ, वेस्ट, ईस्ट। नॉर्थ में मांडा, जम्मू एंड कश्मीर, स्पेशली चिनाब नदी के किनारे। दक्षिण चलो दैमाबाद, प्रवरा नदी, ये वही दैमाबाद है जो ताम्रपाषाणी का स्थल था। वेस्टर्न में चलिए सुतकागेंडोर, ये बलूचिस्तान है, दक्षिणी बलूचिस्तान। इसकी जो नदी है दास्क नदी। आलमगीरपुर जिसका मॉडल स्थल माना जाता है, यही कही जाएगी ना बेटा। अवने शुक्ला भारतीय महाद्वीप की पहली नगरी सभ्यता भी इसी को कहेंगे आप, क्योंकि संपूर्ण भारतीय महाद्वीप का इलाका अफगानिस्तान, पाकिस्तान, भारत को मिलाकर कहते हैं, है ना। और उसमें बलूचिस्तान भी सम्मिलित है। इधर आ जाइए आलमगीरपुर, हालांकि इसके और भी स्थल खोजे जा चुके हैं, है ना। आलमगीरपुर, मेरठ यूपी, इसके अलावा भी यहां और भी स्थल हैं। विशेषकर ये जो आलमगीरपुर है, हिंडन नदी के किनारे है, जो उत्तर हड़प्पा स्थल है। इसके बाद भी यहां कई स्थल खोजे गए हैं, हम आपको बताएंगे आगे चल, ठीक है। अब इसकी लंबाई चौड़ाई की बात करें तो इसका नॉर्थ टू साउथ ये लगभग ये 1400 किलोमीटर का इलाका, 1400 किलोमीटर, और वेस्ट टू ईस्ट ये 1600 किलोमीटर लगभग में है, एग्जैक्ट मत समझ लेना इसकी वेस्ट टू ईस्ट। और ओवरऑल जो इलाका, क्योंकि ये लंबाई ज्यादा है तो ये त्रिभुजाकार इलाका हो जाता, ट्रायंगुलर, त्रिभुजाकार, है ना, त्रिभुजाकार इसका एरिया हो जाता है। तो ये है क्षेत्रफल में इसका वर्तमान में काफी कुछ बदल गया है, लेकिन लगभग ये मान के चलिए 13 लाख
वर्ग किलोमीटर, 13 लाख वर्ग किलोमीटर या 5 लाख वर्ग मील, ये इसका क्षेत्रफल लगभग आप आंकड़ा लगा सकते हैं। ये एक्चुअल डेटा तो नहीं है लेकिन लगभग काफी मिलता जुलता है। ध्यान से सुनो बेटा। बाकी रही बात जो स्पेशल 2 क्षेत्र हैं अफगानिस्तान वाले, यही खत्म कर देते हैं बवाल, है ना। अफगानिस्तान में स्थित 2 सैंधव स्थल, तब हम प्राक सैंधव लेके चलेंगे। ये बेसिक थोड़ी जानकारी यही खत्म करना है। ये 2 स्थल हैं, एक है मुंडीगाक और एक है सुरतगुई। मुंडीगाक और तोरतुगुई, ध्यान रखना। दोनों हिंदुकुश पर्वत के उत्तर में स्थित है, ध्यान रखना। हिंदुकुश के दक्षिण में नहीं, उत्तर में, मध्य एशियाई बॉर्डर पर, ये ध्यान रखना। अब मुंडीघाट से क्या मिला, तोरतुगुई से क्या मिला। तो मुंडीघाट दक्षिणी अफगानिस्तान में है, दक्षिणी अफगानिस्तान। जिस दक्षिणी अफगानिस्तान में भी हिंदुकुश के इधर है ना। तो मुंडीघाट में सामान्य साक्ष्य हैं, बाकी सोरतुगुई एक बेटर प्लेस है। सोरतुगुई आमू दरिया नदी के किनारे है। किस नदी के किनारे है बेटा, आमू दरिया। ठीक है भाई। आइए जरा इसको बता देते हैं। ये आक्सस और कुचका नदी के संगम पर है, ये वाला आक्सस एवं कुचका नदी का संगम, है ना, सोरतुगुई। और ये जो है अरघन दाव नदी। तो यहां से कोई अलग स्पेशल साक्ष्य नहीं है मुंडीघाट से। जबकि यहां से कुचका नदी वाला है। ये वाला ध्यान से सुनो। नहर प्रणाली यहां मिली है। राइनो क्या है, एक सींग वाला गैंडा। राइनो उत्कीर्ण मोहरे, ऐसी मोहरे मिली जिस पर गैंडे का चित्र है। ये कहां से, सोरतुगुई से। पटुआ एक फसल होती है जिससे रस्सी उस्सी बनाई जाती है। पटुए के बीजों से भरा जुता हुआ खेत का साज,
तो कृषि आधारित व्यवस्था थी। पटुए का बीज डाला हुआ खेत, जुता हुआ खेत मिला है, नहर प्रणाली। तो ये अपने आप में अति विशिष्ट तथ्य हैं, इसको आपको ध्यान रखना। बस ये सामान्य जानकारी है जो मैंने आपको देने का प्रयास किया। मुंडीगाग अर्घनदाब नदी, अर्घनदाब, इतना डिटेल नहीं आएगा यार, बस इसको जान लो कौन से स्थल अफगानिस्तान में है, ज्यादा परेशान ना हो। लिखने के लिए मैंने लिख दिया, ठीक है। ये बेसिक जानकारी मैंने आज इस सभ्यता का आप सभी को काफी दे दिया। इस सभ्यता को अलग अलग विद्वानों ने अलग अलग तिथियों से डिसाइड किया है। कार्बन डेटिंग तिथि के आधार पर किसने बताया, इसकी कार्बन डेटिंग तिथि क्या मानी जाती है? हाँ बेटा, क्लियर है? आइए, तिथि, तिथि एवं विद्वान। तो किसने क्या इसकी तिथि बताई? सैंधव सभ्यता, है ना, कि तिथि और विद्वान का नाम। आइए दो चार्ट में लेते हैं। हाँ, ध्यान से देखिए। आइए अभी लास्ट में रिपीट करेंगे, ध्यान से। आइए तिथि पहले लिखेंगे 3250 से 2750। 3250 से पुरानी यही मानी जाती, 2750 बीसी। ये इसका आधार क्या है? मेसोपोटामियाई सारगोन शासक के आधार पर। ये किसने नाम निर्धारण किया? ये दिया है जॉन मार्शल ने। जॉन मार्शल किस आधार पर? मेसोपोटामियाई शासक सारगोन के लेखों के आधार पर, क्योंकि इसी के लेख में लिखा है कि मेलुहा के व्यापारी हमारे नदी समुद्र के तटों पर अपने सामान लेकर खड़े रहे। मेलुहा सिंधु का नाम है, मेलुहा सिंधु का नाम माना। आइए 2800 से 2500, 2800 से 2500 बीसी, ये समय निर्धारण अर्नेस्ट मैके द्वारा। और आ जाइए 3500 से 2700, सबसे पुराना तो इन्हीं का हो गया भैया। 3500 से 2700 बीसी सबसे पुराना रिकॉर्ड देने का प्रयास किया एमएस वत्स ने, माधो स्वरूप वत्स, माधो स्वरूप वत्स द्वारा। एमएस वत्स इन्हीं को शॉर्टकट में लिखा रहता है। और चलिए भैया, चलिए आगे बढ़ते हैं। माधव स्वरूप वत्स के बाद 2350, 2350 से 1750, ये जीसी गैड, सीजे गैड, सीजे गैड, है ना। और आइए 2500 से 1500,
सब बीसी है, कोई एडी नहीं है, लिखें हम या ना लिखें। ये है मॉर्टिमर व्हीलर, मॉर्टिमर व्हीलर 2000 से 1500, 2000 से 1500 पेयर सर्विस, पेयर सर्विस। मैच द फॉलोइंग में कभी प्रश्न आ सकता है, इसलिए लिखा रहा हूं, कोई मतलब नहीं था। 2150 से 1750 तक आलचिन महोदय, आलचिन ठीक है, और आ जाओ। और समय इसका 2300 से 1750 बीसी। ये डीपी अग्रवाल है, डीपी अग्रवाल साहब ने, इन्होंने ही कार्बन डेटिंग के आधार पर बताया, यही इसकी कार्बन डेटिंग तिथि भी है। और किस विद्वान ने कार्बन डेटिंग आधार पर इसका निर्धारण किया 2300 से 2350 बीसी? तो आपका आंसर क्या हो जाएगा बेटा? डीपी अग्रवाल साहब एवं रोमिला थापर, ये दोनों लोगों ने इस बात को आधार बनाया, रोमिला थापर। और आ जाइए 2800 से 2000, ये झा श्रीमाली है, झा श्रीमाली। हालांकि इतना डिटेल में ये विशेष ध्यान रखना, ये वाला कार्बन डेटिंग वाला ही कभी भी पूछ सकता। 2900 से 1900 डेल, 2500 से 1800, ये नई एनसीईआरटी कहती है, एनसीईआरटी की जो बुक है वर्तमान में ये, तो आप इसे और इसे विशेष महत्व दीजिएगा। इन्हीं दोनों में से कभी भी पूछा जा सकता है। और सबसे प्राचीन तिथि का 1931 में जो जॉन मार्शल ने निर्धारण किया, वही सबसे पुरानी तिथि मानी जा सकती है। ये आज यहां तक हम पहुंच चुके हैं। तो नामकरण तक आज हम डेट, नामकरण, देखो दो तो इंपॉर्टेंट है, ये कार्बन डेटिंग और ये कभी कभी पता चला कि 4 दे दिया मिलाने को, है ना। मैच द फॉलोइंग, किसने क्या कहा? तो आइए जरा एक बार हम रिपीट की ओर लेके चलते हैं। कई लोग ऐसे हैं जो बाद में जुड़े हैं, परेशान हैं। आइए देखें, चलिए, ये हमने इसके 3, इसे कांस्ययुगीन सभ्यता भी कहते हैं, भारत की पहली कांस्ययुगीन, जबकि दुनिया की तीसरी कांस्ययुगीन मानी जाती है। पहली मेसोपोटामिया और मिस्र दूसरी वाली में गिनी जाती है। इसके टोटल नाम 32 माने समय 3200 से 1300, प्रारंभिक वाला पूर्व हड़प्पा 3200 से 26, परिपक्व जहां बड़े बड़े नगर बनते हैं 2600 से 19, और जहां से इसका पतन शुरू होता उत्तर हड़प्पा 1900 से 1300। अब आई सरस्वती सैंधव इसका नाम मिलता है। तो प्रारंभिक जो इसकी जानकारी है, सरस्वती की सहायक घग्गर घाघरा नदी क्षेत्र में ये फैली थी। उसके बाद इसका विस्तार सैंधव क्षेत्र में हो गया। आजादी के बाद सबसे ज्यादा स्थल इसी नदी घाटी में प्राप्त हुए, विशेषकर गुजरात में सबसे ज्यादा स्थल इनके प्राप्त हुए, गुजरात स्टेट उत्तर प्रदेश भारत के। सैंधव सभ्यता की जानकारी के प्रमुख स्रोत में सबसे महत्वपूर्ण तो पुरातत्व है, जहां प्राप्त सामग्रियां हैं। लेकिन कुछ किताबों में भी लिखा गया। जॉन मार्शल ने एक लेख प्रकाशित किया था, इलस्ट्रेटेड लंदन न्यूज, जो 1924 में प्रकाशित हुआ। इसे पहली बार सिंधु नाम दिया। उन्होंने किताब 1931 में लिखी। किताब का नाम था मोहनजोदारो एंड इंडस सिविलाइजेशन, 1931 प्रकाशित किया। उसी में इसका विस्तार से वर्णन दिया। किसने? जॉन मार्शल ने। उसके बाद सिविलाइजेशंस ऑफ द इंडस वैली एंड बियॉन्ड, मॉर्टिमर व्हीलर। अर्ली हड़प्पा कल्चर, एमआर मुगल। बृहत्तर सिंधु घाटी सभ्यता की सेंस में इसे बताया। प्रथम नगरी सभ्यता, अर्बन रिवॉल्यूशन नामक किताब में, है ना, गार्डन चाइल्ड ने कहा, है ना।
अब इसके जो स्थल आज तक खोजे गए सबसे ज्यादा भारत में 917, पाकिस्तान में 481, 2 अफगानिस्तान में जो सोर्तुभुई और मुंडीगाक है, दोनों के बारे में यही चर्चा नहीं। पहले इसका सीमांकन हमने बताया, त्रिभुजाकार क्षेत्र है, पश्चिम से पूर्व इसकी लंबाई 1600 किलोमीटर और और मांडा से माने नॉर्थ से साउथ 1400, तो टोटल इसका जो एरिया लगभग निर्धारित होता है ये है। बाकी इसकी नदियां हैं, किसके किनारे कौन है, जैसे मांडा चिनाब, तैमाबाद प्रवरा, पश्चिम वाली सुतकागिन-डोर, दास की नदी और आलमगीर हिंदन, है ना, ये हो गया। अब आ जाइए इधर, हमने अफगानिस्तान के दोनों स्थलों को डिटेल में ले लिया। मुंडीगाक, अरघन-दाब नदी दक्षिणी अफगानिस्तान में हिंदुकुश के उत्तर की ओर, फिर उत्तरी अफगानिस्तान में है सुर्तुभुई, उत्तरी अफगान, ये उत्तरी अफगानिस्तान सीमा पर है, उत्तरी अफगानिस्तान में है, एक दक्षिण और एक उत्तर। सुर्तुभुई आक्सस कोचका नदी के किनारे, जहां नहर प्रणाली के साक्ष्य मिले, राइन माने एक सिंग वाले गैंडे की मोहर मिली, इसके अलावा पटुए के बीज खेत में डाला हुआ, जुताई किया और जुते हुए खेत का साक्ष्य यहां से भी मिला, ध्यान रखिएगा, है राजस्थान से कालीबंगा से जुते खेत का साक्ष्य तो मिला ही, यहां से भी मिला सोर्तुभुई से। आइए अब ये रहा जो नामकरण है उस समय। सबसे प्रमुख, आपको सबसे पहला जो नामकरण देखना है वो आपको जॉन मार्शल वाला है, उसके बाद ये और ये आंसर क्लियर हुआ। यहां तक कोई किसी को दिक्कत तो नहीं बेटा? चले ओके। 2800 से 2000 लिखा तो है यार। झा श्रीमाली एंशिएंट हिस्ट्री किताब भी लिखे हैं यार, वैसे केसी श्रीवास्तव किताब है, वैसे झा श्रीमाली की भी है, लेकिन क्योंकि इसमें फैक्ट कम है, कॉन्सेप्ट ज्यादा है, इसलिए आपके लेवल के एग्जाम में झा श्रीमाली की किताब हम लोग रिकमेंड नहीं करते, है ना, झा श्रीमाली की किताब रिकमेंड नहीं करते। क्लियर है? सभी बताएं ठीक? कोई बात, कुछ और जानकारी? अब इसके आगे कल, ठीक? थैंक यू वेरी मच। एनी इशू, किसी कोई समस्या है? कंफर्म है? कॉन्सेप्ट क्लियर हो रहा है कि नहीं? कॉन्सेप्ट क्लियर हो रहा, कंफर्मेशन है? रोमिला थापर लिखा, रोमिला थापर, पीपी अग्रवाल के रोमिला था, बता दिया, 3 बार बताया सोली शुक्ला जी, आपने ध्यान नहीं दिया, 3 बार बताया। एक कार्बन डेटिंग तिथि वाली जीपी अग्रवाल वाली, दूसरी हमने आपको बताया एनसीईआरटी वाली, और पहली याद रखी, पहली जॉन मार्शल। पढ़ना सब पड़ेगा, पढ़ना सब पड़ेगा, चक्कर में न रहिए, लेकिन 3 को विशेष ध्यान, ठीक है भाई? और बताइए, और किसी कोई प्रॉब्लम? ये वो क्लासेस हैं जो आपको बहुत आगे ले जाएंगी, काफी आप मजबूत अवस्था में पहुंच जाए, ठीक है? यहीं से आपका बेहतर निर्माण होगा और ऐसे ही आप आगे बढ़ते चले जाएंगे, चैन की दिक्कत नहीं। इतना पॉइंट सॉलिड करूंगा कि इससे बाहर नहीं, और बचा खुचा जो कुछ रह जाएगा वो अभ्यास प्रश्न में क्लियर हो जाएगा। बचा खुचा जो कुछ भी रह जाएगा वो अभ्यास प्रश्न की श्रेणी में पहुंचकर अपने आप आपको मैच्योर कर देगा, आपको क्रीम मिल जाएगी जहां से आप बेहतर अपना निर्माण कर सकते। तो इसी तरह से कंटिन्यूटी के साथ पढ़ते रहिए और बेहतर स्थिति में पहुंच जाए। चयन सुनिश्चित है। एलटी ग्रेड, टीजीटी पीजीटी पुरानी, नई टीजीटी पीजीटी आ रही है, यहां से कोई बचेगा नहीं, सभी का चयन होगा और गारंटी है इस बात की, ठीक है? बस जैसा देता जा रहा हूं पढ़ते चले। जी जी, इसको रिवीजन करते रहिए, लिखते रहिए, रिवीजन करते रहिए, क्योंकि यहीं के वो डेटा हैं जो बच्चे भागते हैं छोड़, यहाँ के और दक्षिण भारत
साउथ इंडियन हिस्ट्री के डेटा से घबराते हैं और इधर के डेटा से बच्चे घबराते हैं। और एक और आता है वैदिक काल। जी 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 रीता मौर्य जी, बहुत बहुत यही प्रयास ही रहता है कि बेहतर से बेहतर आपको मिल जाए। बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू वेरी मच।